स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं फलों और पुष्पों से संबंधित लक्षण, जिसमें कि अगला लक्षण मैंने आपको बताया है कि ट्विस्टेड जो है वो होता है प्रिमिटिव लक्षण, वाल्वेट जो होता है वो होता है एडवांस लक्षण, और एक इन दोनों के बीच की अवस्था है वो कहलाती है इम्ब्रिकेट। ठीक है, तो इम्ब्रिकेट जो है वो वाल्वेट से कैसा है, वाल्वेट से ये कैसा है, प्रिमिटिव है। ठीक है, प्रिमिटिव लक्षणों में अगर ये दोनों हम शामिल कर लें तो बिल्कुल सही है। और सबसे बाद यानी कि सबसे प्रगत क्या है, कोरस्पर्शी माना जाता है। इम्ब्रिकेट में मैंने आपको बताया कि इस तरह से एक सबसे बाहर की ओर पेटल होता है, दो पार्श्व पेटल अपने अगले किनारे से सबसे बाहर के पेटल से ढके हुए रहते हैं, परंतु पिछले सिरे पर स्वतंत्र होते हैं। ये देखिए आप स्वतंत्र हैं, जबकि आखिरी दोनों जो हैं वो अपने अगले सिरे से दोनों पार्श्व पेटल या दलों से ढके हुए रहते हैं और खुद क्या है, पिछले सिरे पर ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से जुड़े हुए रह भी सकते हैं और नहीं भी। तो इस प्रकार की अवस्था जो है वो कहलाती है इम्ब्रिकेट अवस्था। इसके बाद हम अगला जो इसका लक्षण है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है जयांगधर हाइपोगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, एक और होता है इसमें पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस जयांगधरी होता है, ठीक है। एपिगाइनस जो होता है वो जयांगोपरिक होता है, ये होता है जयांगधरी, ये होता है जयांगोपरिक, और ये इन दोनों के बीच की अवस्था है। ठीक है, पेरिगाइनस इन दोनों के बीच की अवस्था है। अब देखिए पुष्प दोबारा से हम बनाएंगे, उसमें हम जानेंगे। ये है स्टिग्मा, अब अगर देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से जब स्टेमन, पेटल और सेपल ये सबसे नीचे की ओर लगे हों, जबकि ओवरी कहाँ हो, सबसे ऊपर हो, तब ये कहलाती है जयांगधरी। ठीक है, जो अंडाशय है उसकी व्यवस्था में भी हम पढ़ते हैं। तो हाइपोगाइनस पुष्प कैसा होता है, जब अंडाशय की स्थिति शीर्ष पर हो। ये अंडाशय शीर्ष पर है, बाकी तीनों जो है इसके नीचे लगे हुए हैं, यानी यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, जो दूसरा आता है एपिगाइनस जयांगोपरिक। जयांगोपरिक में क्या होता है, जयांगोपरिक में इस तरह से यहाँ पर ये सेपल और पेटल और स्टेमन लगे रहते हैं, और उसके बाद ये ओवरी होती है। ठीक है, ये ओवरी हो गई। ये जो अवस्था है ये आती है एपिगाइनस और ये आती है हाइपोगाइनस। ठीक है, इसमें जयांगोपरिक यानी जयांग के ऊपर की ओर तीनों पार्ट लगे रहते हैं। तो जयांगधरी अवस्था कैसा लक्षण है, प्रिमिटिव लक्षण है, यानी कि आदिम लक्षण माना जाता है जयांगधरी। और जयांगोपरिक कैसा लक्षण है, ये है एडवांस। इन दोनों के बीच एक और अवस्था और भी होती है जिसे हम पेरिगाइनस कहते हैं, जिसमें प्याले की आकृति में आ जाता है, यानी कि इस तरह से अंडाशय होता है और अंडाशय के बाहर इस तरह से एक प्याला सा बन जाता है, इसको घेरे हुए ऐसे। ठीक है, और इस पर लगे रहते हैं बाकी के तीनों पार्ट। तो ये जो अवस्था है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिगाइनस। यानी इस अवस्था को ये माना जाता है कि ना तो ओवरी ऊपर और ना नीचे होती है, बीच में होती है। ठीक है,
इस तरह की अवस्था मानी जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तीनों जो पार्ट हैं वो कहाँ लगे होते हैं, चूँकि ये जो दीवार है, ये जो प्याला जो बना है ये अंडाशय की भित्ति से बना हुआ है, तो इस भित्ति के ऊपर ही क्या लगे हुए हैं, ये बाकी के तीनों पार्ट लगे हुए हैं, तो इस आधार पर ये पेरिगाइनस कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इन तीनों को लक्षण के आधार पर देखें तो जयांगधरी होती है प्रिमिटिव यानी आदिम अवस्था, एपिगाइनस यानी जयांगोपरीक होती है एडवांस अवस्था, और जो पेरिगाइनस है वो किससे एडवांस है, वो है हाइपोगाइनस से एडवांस है, परंतु एपिगाइनस से कैसी है, प्रिमिटिव है। तो इस आधार पर सबसे एडवांस यानी सबसे प्रगत लक्षण जयांगोपरीक का हो जाता है और सबसे आदिम लक्षण हो जाता है जयांगधरी का। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगला जो इसका लक्षण है वो अगला है पॉलीकार्पी और ओलिगोकार्पी। पॉलीकार्पी और ये हो जाता है ओलिगोकार्पी। इसको हम कहते हैं बहुअंडपी और इसको हम कहते हैं एकअंडपी या अल्पअंडपी कह सकते हैं हम। ठीक है, अल्पअंडपी, ओलिगो यानी अल्प। बहुअंडपी अवस्था, अगर हम अंडाशय की टीएस काटेंगे तो अगर इस तरह से हमें अंडक बहुत सारे दिखेंगे, ये अंडक हैं जैसे इस तरह की अवस्था। अब आप देख सकते हैं अंडकों की संख्या ज़्यादा है, तो ये कहलाता है पॉलीकार्पी यानी बहुअंडपी अवस्था, कार्पल संख्या में ज़्यादा है। और अगर अल्पअंडपी की बात की जाए तो अल्पअंडपी में एक अंडपी भी शामिल होता है, एक है, दो है या फिर तीन है। तीन तक की जो है वो मानी जाती है। अल्पअंडपी में 4 तक की भी अल्प में आती है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आ जाता है ये बहुअंडपी। तो 5 से ज़्यादा है इसमें तो ये अवस्था बहुअंडपी है। अल्पअंडपी में देखें हम इस तरह से, जैसे ये एक ही अंडप है पूरा, ठीक है, ये क्या है, एक ही अंडप, ओव्यूल क्या है इसमें, एक ही है। ये एक अंडपी अवस्था है, ये जैसे मटर में पाई जाती है। बहुअंडपी अवस्था जैसे टमाटर में पाई जाती है, टमाटर में बहुअंडपी अवस्था पाई जाती है। जबकि एक अंडपी अवस्था किसमें होती है, एक अंडपी अवस्था पाई जाती है मटर में। वैसे अंडप अगर हम देखें मटर में तो बहुत सारे होते हैं, परंतु किस आधार पर हमने एक अंडपी बताया है, इसमें टीएस में जब हम देखते हैं तब हमें इसके अंडकों यानी प्लेसेंटेशन जिसे हम कहते हैं बीजांड विन्यास, तो बीजांड विन्यास के आधार पर मटर का पौधा कैसा है, एक अंडपी होता है, यानी मटर का पुष्प एक अंडपी होता है। तो अब देखिए, अगर पुष्प बहुअंडपी है तो इसका कौन सा लक्षण हो गया, ये प्रिमिटिव लक्षण हो गया यानी कि आदिम लक्षण। और अगर अंडकों की संख्या कम है पुष्प में तो कहलाता है ये एडवांस लक्षण। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, अगला है एपोकार्पी और सिनकार्पी। एपोकार्पी और ये है सिनकार्पी। इसको हम कहते हैं व्युक्तांडपी, व्युक्तांडपी, ठीक है, और ये कहलाता है संयुक्तांडपी। अब आपके सामने दो डायग्राम बने हुए हैं, इन दोनों में अगर आप देखें तो ये क्या है, ये है संयुक्ता अंडपी, यानी जो सभी जो प्लेसेंटा है उनके लिए भित्ति क्या है, एक ही है। ठीक है, सभी जो प्लेसेंटा है उनके लिए भित्ति कैसी है, एक ही भित्ति है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ये कैसा है, ये है संयुक्ता अंडपी, ये संयुक्ता अंडपी है। ठीक है, और अगर इस तरह की अवस्था हो
जैसा कि मैं अभी आपको बना के दे रहा हूँ, अगर ऐसी अवस्था हो ठीक है, ये भी कैसा है, ये भी है संयुक्तांडपी। और अगर इनमें से एक और अवस्था है वो अगर बनाई जाए तो देखिए किस तरह से होगी ये क्या है, ये कौन सी अवस्था है, ये मानी जाती है इसका वियुक्तांडपी अवस्था। दोनों अंडप क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वियुक्तांडपी में अंडप दोनों जो हैं वो एक ही दीवार से नहीं जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग दीवारों से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं। संयुक्त अंडपी में सभी अंडपों के लिए यानी उनकी प्लेसेंटा के लिए, उनके ये जो प्लेसेंटा है इसके लिए भित्ति एक ही होती है, तो ये कहलाते हैं संयुक्त अंडपी। ठीक है, तो जो संयुक्त अंडपी अवस्था है वो कैसा लक्षण है, संयुक्त अंडपी अवस्था होता है प्रगत लक्षण। और वियुक्ता अंडपी यानी जब अंडप अलग अलग हो, सिंगल हो, अलग अलग हो, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो, या उनकी जो बीजांड विन्यास में उनकी प्लेसेंटा एक दूसरे से अलग अलग हो, तो ये कहलाती है वियुक्ता अंडपी, यानी कि अंडप सब अलग अलग हैं। तो ये हो गया वियुक्तांडपी, ये हो गया संयुक्तांडपी। संयुक्तांडपी होता है प्रगत लक्षण, वियुक्तांडपी होता है आदिम लक्षण। अगला है नेक्स्ट, अगला जो आता है इसमें वो आता है अधिक पुंकेसर और कम पुंकेसर। अगर पुंकेसर संख्या में अधिक हैं तो कौन सा लक्षण हो गया, आदिम लक्षण। और अगर पुंकेसर संख्या में कम है तो हो जाता है वो प्रगत लक्षण। जैसे मटर में कितने होते हैं, मटर में 4 होते हैं। ठीक है, 4 पुंकेसर मटर में पाए जाते हैं, तो मटर का पुष्प कैसा है, प्रगत लक्षण वाला होता है। ठीक है, और अगर हम बहु पुंकेसर यानी पोलीस्टेमन की बात करें तो जब पुंकेसरों की संख्या ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है, ऐसा पुष्प कहलाता है पोलीस्टेमन्स यानी कि बहुपुंकेसरी। और बहुपुंकेसरी का उदाहरण है बबूल का पुष्प। बबूल में जो पुष्प होता है उसमें बहुत सारे पुंकेसर पाए जाते हैं। तो बहुत सारे पुंकेसरों की उपस्थिति कौन सा लक्षण है, प्रिमिटिव लक्षण है यानी कि आदिम लक्षण है। और विकास का जो क्रम है उसमें बहुपुंकेसरी से ही कम पुंकेसरी या अल्प पुंकेसरी पुष्पों का विकास हुआ है, तो प्रगत लक्षण कौन सा हो जाता है, कम पुंकेसर युक्त पुष्प जो है वो प्रगत लक्षण वाला पुष्प माना जाता है। आगे नेक्स्ट जो है वो है पृथक पुंकेसरी व संयुक्त पुंकेसरी। जब पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हों, जब पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हों और जब पुंकेसर आपस में अलग अलग हों, तो जब जुड़े हुए होते हैं तो कहलाता है संयुक्त पुंकेसरी। जिस तरह से मैंने पेटल और स्टेमन के बारे में पेटल और सेपल के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले ही, तो उसी तरह से स्टेमन भी आपस में संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त पुंकेसरी अवस्था कैसी है, प्रगत है। और पृथक पुंकेसरी अवस्था कैसी है, ये है प्रिमिटिव लक्षण वाली। ठीक है, ये आद्य लक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है सरल फल आधे और सग्रंथित फल कैसा होता है, प्रगत लक्षण है। सरल फल, सरल फलों में हम उदाहरण दे सकते हैं जैसे अंजीर है, जैसे आम है, सेब है। ठीक है, ये कैसे फल हैं,
ये हैं सरल फल, ठीक है। और सहग्रंथित फल कौन से हो जाते हैं? सहग्रंथित फल हो जाते हैं जैसे टमाटर है, सहग्रंथित फल है, जिसमें बहुअंडपीय अवस्था होती है वो सहग्रंथित होता है अधिकतर, और जिसमें एक या कम अंडपीय अवस्था होती है वो कहलाता है सरल फल, ठीक है। तो सरल फल जैसे आम होता है सरल फल होता है, सरल फल का उदाहरण है। सहग्रंथित फल में जैसे नींबू है, सहग्रंथित होता है, ठीक है। हेस्पेरिडियम उसमें पुष्प पाया जाता है, तो कैसा होता है वो सहग्रंथित पुष्प की श्रेणी में आता है। और पुष्पों में सहग्रंथित श्रेणी में जैसे एकीन होते हैं वो सहग्रंथित में आते हैं, एकीनों का पुंज सहग्रंथित में आता है, ठीक है। तो ये सहग्रंथित फल कहलाते हैं। तो सहग्रंथित फल कैसा लक्षण है? प्रगत लक्षण है। जबकि एकल फल कैसा है या सरल फल कैसा है? आद्य लक्षण है, आदिम लक्षण है। अगला आता है एंडोस्पर्मिक बीज आदिम होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक बीज कैसे होते हैं? प्रगत लक्षण होते हैं। यानी ऐसे बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष मौजूद रहता है, यानी कि भ्रूणपोषी, तो इस प्रकार का बीज जो है वो कौन से लक्षण वाला है? आदिम लक्षण वाला है, ठीक है। ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष नहीं रह पाता है, जीवित नहीं रह पाता है, तो फिर उसका मतलब क्या है? ऐसा लक्षण कौन सा है? वो कहलाता है एडवांस लक्षण। इसके बाद हम बात करते हैं अगला 5वां नंबर जो है, ये तो था चौथा नंबर, 5वां नंबर अन्य लक्षणों के नाम से है। अन्य लक्षण ऐसे और कौन कौन से हैं जो विकासीय प्रवृत्तियों को सिद्ध करते हैं? पहला आता है इसमें अनुपत्रित और अनुपत्रित। एक तो है स्टिपुलेट, ठीक है, और एक है एक्स स्टिपुलेट। पहले हम स्टीपल की बात कर लें। स्टीपल माने होता है अनुपर्ण, ठीक है। ये पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती के नीचे एक छोटी इस तरह से सल्कनुमा पत्ती और पाई जाती है, इसी को हम अनुपर्ण कहते हैं, ठीक है। ये अनुपर्ण है। तो अगर पत्ती में अनुपर्ण है यानी अनुपत्रित पत्ती, तो ये तो कहलाती है स्टिपुलेट। और अगर अनुपर्ण नहीं है तो हो जाती है अनुपत्रित यानी कि एक्स स्टिपुलेट। तो एक्स स्टिपुलेट कैसा लक्षण है? एक्स स्टिपुलेट है प्रगत लक्षण, जबकि स्टिपुलेट कौन सा लक्षण है? आदिम लक्षण माना जाता है, ठीक है। जिसमें अनुपर्ण हो वो तो कहलाता है स्टिपुलेट, और कैसा लक्षण है? प्रिमिटिव। और अगर अनुपर्ण नहीं हो तो कहलाता है एक्स स्टिपुलेट यानी अनुपत्रित। अगला है, इसी में अगर हम देखें, स्वतंत्र और एडनेट यानी कि संलग्न। एक तो होता है, ये देखिए, ये जो पेटियोल है, ये पेटियोल है इसका, ठीक है। इस पेटियोल पर इस तरह से अगर छोटी पत्ती, जिसे हम अनुपर्ण कह रहे हैं, वो अगर लगी रहती है तो इस प्रकार की अवस्था कहलाती है एडनेट यानी कि संलग्न, ठीक है। और अगर ऐसी अवस्था हो जैसे ये पत्ती है और यहाँ पर नीचे की तरफ लगे हो इस तरह से, यानी पेटियोल पर ना होकर नीचे तने पर हो, एक छोटी पत्ती सल्कनुमा पत्ती हो, ठीक है। तो ये जो लक्षण है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्वतंत्र। ये स्वतंत्र है, ठीक है। अगर पेटियोल से जुड़ी हुई हो तो संलग्न, और नहीं जुड़ी हो तो कहलाती है स्वतंत्र, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर स्वतंत्र अनुपर्ण हो जैसे कि ये है तो ये कहलाता है आदिम लक्षण, और अगर जुड़ी हुई हो इस तरह से तो ये कहलाता है प्रगत लक्षण, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करें तो अगला जो है इसमें आता है डाइकोट्स में फाइलोडिक पर्णे। देखिए, डाइकोट्स में फाइलोडिक पर्णे,
ठीक है, और ये हो जाती है नॉन फाइलोडिक। यानी इसे हम कहते हैं चपटी। देखिए पत्ती में इस तरह से ये पत्ती है, ये इसका पेटियोल है, ठीक है, ये इसका लीफ एपेक्स है, पर्ण शीर्ष, ठीक है, ये इसका किनारा है और ये इसका पर्ण फलक है, ठीक है, ये क्या है इसका लेमिना, पर्ण फलक। तो इस तरह की जो पत्ती है चपटी पत्ती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं पीपल की पत्ती, बरगद की पत्ती, आम की पत्ती, ये जो पत्तियां हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं नॉन फाइलोडिक यानी कि चपटी पत्तियां, ठीक है। डाइकोट के फाइलोडिक पर्णे, फाइलोडिक पर्णों का मतलब होता है, आप सबने नागफनी का पादप देखा होगा, तो नागफनी के पादप में पत्तियां जो हैं वो कांटों में रूपांतरित होकर, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं उसे फाइलोक्लेड अवस्था कहते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है जिसमें पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं किसी अन्य संरचना में, ठीक है, फाइलोडिक पर्णे। तो इस प्रकार की पत्तियां कैसे लक्षण दिखाती हैं, प्रगत लक्षण दिखाती हैं, यानी कि प्रगत लक्षणों वाली होती है। फाइलोडिक और नॉन फाइलोडिक यानी चपटी होती हैं आदिम लक्षणों वाली, ठीक है। अगला जो लक्षण आता है इसमें, नेक्स्ट अगला है इसमें तने, शाखाओं, पत्तियों और सहपत्रों का कंटीलापन। आपने देखा होगा जो ड्राई कंडीशन में उगने वाले पौधे हैं, जीरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं, उनमें शल्क, छोटी पत्तियां, ये कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, शल्क कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे बबूल में होता है, ठीक है। तो जब तनों का, शाखाओं का, पत्तियों का, इन पर कांटों की उपस्थिति कैसा लक्षण माना जाता है, प्रगत लक्षण माना जाता है। इसी तरह से विकिरण, वितरण और प्रकीर्णन की जो आद्य इकाई यानी आदिम इकाई, आदिम पौधों में प्रकीर्णन होता है, ठीक है, और प्रकीर्णन का सबसे जो आदिम इकाई है वो मानी जाती है बीज, यानी बीजों द्वारा प्रकीर्णन। बीजों द्वारा एक पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित होता है, यानी कि पहले वो यहाँ था, फिर उसके बीज दूसरी जगह पहुँचे, फिर उन्होंने वहाँ पर अपने आप को स्थापित कर लिया। तो इस तरह से विकिरण, वितरण की जो अवस्था है, प्रकीर्णन की जो अवस्था है, उसके आधार पर जो इकाई है, आदिम इकाई, वो बीज मानी जाती है। और अगर पूरा का पूरा पौधा या उसका इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम प्रकीर्णित होकर के कहीं दूसरी जगह चले जाएं, जैसे लुढ़कने वाले पादप होते हैं, जैसे एल्गी में आपने वॉलवॉक्स पढ़ा है, लुढ़कने वाला पादप होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो पादप है, पूरा का पूरा जो वॉलवॉक्स है, वो प्रकीर्णित होकर के दूसरे स्थान पर चला जाए, वहाँ पर वो जनरेट होकर, यानी उसमें जनन की क्रिया होती है, फिर वहाँ पर वो अपनी कॉलोनी बनाता है। तो इस तरह से जो प्रकीर्णन होता है जिसमें पूरा पादप या उसका इनफ्लोरेसेंस प्रकीर्णित हो जाता है, तो ऐसा लक्षण कहलाता है प्रगत लक्षण, ठीक है। इसके बाद आता है पुष्पों और शाकीय अंगों की बहुरूपता प्रगत व एक रूपता आदिम लक्षण है। तो ऐसे पुष्प भी हैं जो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, जैसे गुलाब की आपने बहुत सारी किस्में देखी होंगी, जैसे आपने जो पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये भी क्या है, अलग अलग किस्में हैं, ठीक है। तो इस तरह से पुष्पों और शाकियों, जो शाकीय पादप या अंग हैं, उनमें अगर बहुरूपता पाई जाती है तो ऐसे लक्षण प्रगत लक्षण कहलाते हैं। और अगर एक रूपता है यानी एक ही रूप में पुष्प पाया जाता है तो क्या कहलाता है, वो आदिम लक्षण। तो ये थे हमारे 30 विकासीय प्रवृत्तियाँ यानी 30 लक्षण। आगे हम बात करते हैं हचिसन वर्गीकरण प्रणाली के गुण और दोष के बारे में। देखिए हचिसन पद्धति में पहले हम गुणों की बात करते हैं। पहला गुण क्या कहता है कि इस प्रणाली में जातिवर्तीय संकल्पना को समग्र रूप से प्रयोग करने का प्रयास किया गया है। यानी हचिसन ने अपने वर्गीकरण में पादप स्वभाव के साथ साथ पादपों की जातिवर्तीयता को भी समझाने का प्रयास किया है। ये पहला इसका गुण है। दूसरा है
प्रत्येक ऑर्डर और कुल में निकट संबंधी पादप जातियों को शामिल किया गया है, यानी इसने जो ऑर्डर और कुल दिए हैं उनमें अधिक समान लक्षणों वाले पौधों को इसने आपस में एक दूसरे के पास ही रखा है। तीसरा है, डाइकोट में रेनलीज ऑर्डर के पादपों को सबसे आदिम माना गया है। जैसा कि हमने एंगलर प्रेंटल में भी देखा था कि जो आदिम लक्षण वाला कुल कौन सा जो ऑर्डर है वो कौन सा है, रेनलीज है। ठीक है, तो आधुनिक विचारधारा के अकॉर्डिंग ही हचिसन ने भी यही बताया है कि रेनलीज ऑर्डर के पादप कैसे हैं, आदिम हैं। इसके बाद है, इसमें मोनोकोट को प्रगत माना गया है, अर्थात डाइकोट से ही मोनोकोट की उत्पत्ति मानी गई है। तो इस आधार पर मोनोकोट पादपों का विकास डाइकोट से हुआ है, अर्थात मोनोकोट कैसे हैं, प्रगत हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। इसके बाद है, कुलों की पहचान के लिए कृत्रिम कुंजियों का उपयोग हचिसन ने अपनी वर्गीकरण प्रणाली में किया है। कृत्रिम कुंजियों का उपयोग, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि हम आगे एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम सेमी टेक्निकल टर्म जानेंगे, तो उस टर्म का हचिसन ने अपनी वर्गीकरण पद्धति में उपयोग किया है। अब बात करते हैं दोष की। देखिए, हचिसन वर्गीकरण प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष ये है कि ये पादप पहचान की दृष्टि से ये वर्गीकरण प्रणाली अनुपयोगी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसने केवल क्या है, पादप स्वभाव के आधार पर ही वर्गीकरण दिया था, आकारकी को इसने इसमें सम्मिलित नहीं किया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पादप पहचान की दृष्टि से अनुपयोगी है, क्योंकि आकारकी के आधार पर ही हम पादप की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद है, इसने अपने वर्गीकरण में पादप स्वभाव को ज़्यादा महत्व दिया था। तो पादप स्वभाव को महत्व दिया जिससे अधिक समान लक्षणों वाले पौधे क्या है, एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। यानी ऐसे पौधा, अब जैसे मान लो कि इसने हर्बेसी कुल बनाया, ठीक है, हर्बेसी में जो एक श्रेणी बनाई हर्बेसी, तो हर्बेसी में ऐसे पादप जो हर्ब थे, शाकीय थे, वो सारे हर्बेसी में आ गए। फिर काष्ठीय बनाया, तो काष्ठीय में ऐसे पादप जो काष्ठ रूप में थे, परंतु काष्ठीय पौधों में भी हर्बेसी कुल के पौधों या हर्बेसी श्रेणी के पौधों के अनुरूप ही कुछ समानताएं पाई जाती हैं, परंतु वो हर्बेसी से दूर हो चुके हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पादप स्वभाव को अधिक महत्व देने के कारण जो कई संबंधित पादप हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। अगला है, इस वर्गीकरण प्रणाली का एक दोष यह भी है कि इसमें ऑर्डर और कुलों की संख्या बहुत ज़्यादा दे दी है, जबकि इतनी ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, जिससे भ्रमित होने का डर रहता है। ठीक है, इसके बाद है, इसमें एंजियोस्पर्म प्लांट की उत्पत्ति एक ही स्रोत से मानी गई है, यानी मोनोफाइलेटिक कही गई है, जो कि आधुनिक विचारधारा के अनुरूप नहीं है, उसके विपरीत है। यानी इसने ये बताया कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त हुए, जबकि ऐसा नहीं है। इसके बाद आता है, मोनोकोट की उत्पत्ति रेनन कुलेसी के जनक से मानी है हचिसन ने ये कहा है कि मोनोकोट पादपों का विकास रेनन कुलेसी पादप से, जो रेनन कुलेसी कुल के पादप है उसी से माना गया है, यानी कि उसी के जनक से हुआ है। तो ऐसा भी आधुनिक विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। तो ये इसके गुण और दोष हैं, आप इसको अच्छी तरह से करिए। हचिसन, एंगलर प्रेंटल और बेंथम हुकर तीनों क्लासिफिकेशन आप अपने चार्ट पे बनाइए, घर पे उसे अपने कमरे की दीवार पर लगाइए और रोज़ाना एक बार उसको अध्ययन कीजिए। सरल रूप में आपको तैयार करना है। बाकी मैंने कंसेप्ट और इसके गुण और दोष मैंने आपको बता दिए हैं। जो विकासीय प्रवृत्तियां हैं वो भी आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है, क्योंकि विकासीय प्रवृत्तियों के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, बाकी हचिसन, एंगलर प्रेंटल और ये बाकी जो क्लासिफिकेशन है इनका भी 5 नंबर का पूछा जा सकता है। अगर छोटे रूप में 3 नंबर का या 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको गुण और दोष और मेन कंसेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आगे बायोनोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।